नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में निर्माणाधीन और नए बन रहे एक्सप्रेसवे परियोजना और औद्योगिक कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर के विकास की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर की नई प्रस्तावित परियोजनाओं की सीमाओं की ओर और एक टाइमलाइन तय किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में बीते 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ। 2017 तक मात्र 2 एक्सप्रेसवे वाले इस प्रदेश में आज 6 एक्सप्रेसवे के हैं और साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग भी 7 वर्ष पहले की तुलना में लगभग दोगुने हो गए हैं। आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में नई पहचान मिल रही है। सीएम ने कहा कि मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाली गंगा एक्सप्रेसवे को आगामी दिसंबर तक आम जनता के लिए उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा जाए ताकि प्रयागराज कुंभ 2025 में देश दुनिया के श्रद्धालुगण गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रा का लाभ उठा सकें। और सीएम ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे कवरेज को और विस्तार देने की जरूरत है। जेवर में विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बन रहा है, इसे एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट तक लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाना उचित होगा। और इसी प्रकार आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से वाया फर्रुखाबाद तक एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाना चाहिए, क्योंकि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के साथ साथ ये 3 नए प्रदेश की तरक्की में कारागार साबित होंगे। इस संबंध में प्रारंभिक अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए और सभी एक्सप्रेसवे के दोनों ओर पौधे लगाए जाएं। साथ ही सीएम ने कहा कि देश को रक्षा उत्पादन का हब बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाली उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल में देश दुनिया की बड़ी रक्षा उत्पाद निर्माता कंपनियां निवेश कर रही हैं और अब तक 24,000 करोड़ से अधिक का निवेश डिफेंस कॉरिडोर में हो चुका है। लखनऊ नोड में ब्रह्मोस और एयरस्पेस एयरलोन टेक्नोलॉजी और झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, कानपुर नोड में अडानी डिफेंस सिस्टम, अलीगढ़ में एमिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और एकोर रिसर्च लिमिटेड जैसे बड़ी कंपनियां अपनी इकाई लगा रही हैं। नवीन प्रस्तावों के संबंध में तत्काल निर्णय लिया जाए और कोई भी प्रस्ताव लंबित न रखा जाए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्राप्त निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन की सतत समीक्षा की जाए। निवेश को लैंड अलॉटमेंट करना हो या इंसेंटिव का कोई विषय हो, उसमें कोई देर ना हो। सीएम ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए। लखनऊ में यूपी 112 के द्वितीय चरण के अंतर्गत उच्चीकृत पीवीआर का फ्लैग ऑफ वातानुकूलित हेलमेट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। उच्चीकृत पीआरवी फ्लीट के फ्लैग ऑफ वातानुकूलित हेलमेट वितरण के आज के इस समारोह में प्रदेश शासन में मेरे वरिष्ठ मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री बलदेव सिंह ओलख जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री दीपक कुमार जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक यूपी 112 श्रीमती नीरा रावत जी,
आज के इस समारोह में उपस्थित प्रशासन और पुलिस के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित सभी बंधुओं, उत्तर प्रदेश पुलिस की दिश से आज का एक कार्यक्रम स्मार्ट पुलिसिंग की अपने 7 वर्ष की चल रही प्रक्रिया को एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचाने का एक अभियान है। इस अवसर पर टीआरबी 112 के आधुनिकीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास के क्रम में आज के इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज, और कानून की राज की सबसे पहली शर्त है सुरक्षा और संरक्षा का एक बेहतर वातावरण। और यह सुरक्षा का वह वातावरण राज्य का दायित्व है, और राज्य के इस दायित्व को बखूबी निर्वहन करती है हमारी पुलिस। समय के अनुरूप हम पुलिस का आधुनिकीकरण कर सके, ये मांग लंबे समय से चली आ रही थी, और इन्हीं सब बातों को लेकर के डीजीज कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था, स्मार्ट पुलिसिंग की एक नई अवधारणा दी थी। स्मार्ट पुलिसिंग क्या है, इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कहा था। स्टिक एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, टेक्नोसेवी एवं ट्रेंड। यह कानून के प्रवर्तन के लिए स्मार्ट पुलिसिंग किस नई अवधारणा पर आधारित जो एक नई दृष्टि माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीजीज कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए हुए पुलिस महानिदेशकों के सामने कही थी, उसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने यहां इन सभी बातों को अक्षरशः उतारने का प्रयास किया है। आज हम सब इस बारे में देखते हैं कि पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश के अंदर न केवल अपनी एक नई पहचान बनाई है, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक नई पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। पिछले 7 वर्ष के अंदर कानून का राज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे, यह भी स्पष्ट रूप से हम सबको और दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। इस कानून के राज ने पुलिस को भी सम्मान दिलाया, उसको विश्वास का प्रतीक भी बनाया, लेकिन राज्य को एक नई पहचान देने के साथ ही निवेश और व्यापार की नई संभावनाओं, विकास और रोजगार की एक नए युग में उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम भी किया। मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब मैं पहली प्रशासनिक बैठक ले रहा था, तब मैंने यूपी की अर्थव्यवस्था के बारे में जब जाना तो मुझे बताया गया कि
आबादी में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था था। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने कानून का राज प्रदेश के अंदर स्थापित किया, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया, आज परिणाम हम सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है और तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए युग में प्रवेश किया है। निवेश और इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कैसे होने चाहिए, उसका एक उदाहरण भी उत्तर प्रदेश ने आज प्रस्तुत किया है। ये केवल आज नारे नहीं है, ये जमीनी हकीकत के स्तर पर इसको हमें देखने को मिलता है। इन सब का हम अनुभव करते हैं, लेकिन इसके लिए प्रयास करना पड़ा था। बिना भेदभाव के पुलिस बल में भर्ती हो, पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया जा सके, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो सके। आज आप देखते होंगे किसी भी जनपद में जाइए, बड़े बड़े महानगरों को छोड़ दें तो शेष अन्य सामान्य जनपदों में, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए जनपदों में जाएंगे तो सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर कोई होगी तो वह पुलिस लाइन के अंदर पुलिस के बन रहे आधुनिक बैरक, वह उसकी बिल्डिंग सबसे ऊंची होगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया गया है, ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया गया है, पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ हुए हैं। और प्रयास के इस क्रम में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन भी उत्तर प्रदेश में किया है, जिसमें गत वर्ष ही हम लोगों ने उसमें पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आम जन के मन में एक विश्वास पैदा हो पुलिस के पास, इसके लिए यूपी 112 को और प्रभावी बनाने के लिए जो कदम उठाए गए, इसका रिस्पांस टाइम कम हो सके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सामान्य दिनों में भी, किसी पर्व और त्योहार के दिनों में भी, किसी वीवीआईपी विजिट के दौरान भी और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर भी, पर्व और त्योहारों के अवसर पर भी हम लोगों की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की सुविधा दे सकें। इसके लिए 112 के रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए और इसकी फ्लीट के दायरे को बढ़ाने, इसमें 112 के पीआरबी की संख्या को बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज मुझे प्रसन्नता है कि फ्लीट में हम लोगों ने 3 वर्ष का एक बड़ा कार्यक्रम तय किया है। इन 7 वर्षों में पहली बार केवल 4 व्हीलर के साथ साथ 2 व्हीलर को भी शामिल किया गया। जो संकरी गली मोहल्ले हैं, उन गली मोहल्लों में भी हम इस सुविधा को दे सकें। पीआरबी वहां भी लोगों की सेवा के लिए उपस्थित हो सके। कोविड कालखंड के अंदर जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन को आज के दिनों में आपने देखा होगा, लगभग हर जनपद में पीआरबी 112 ने जनता की सेवा के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई थी। और उस समय देश की समाचारों की सुर्खियों में उत्तर प्रदेश पुलिस का पीआरबी 112 उस समय भी लोगों की सुर्खियों में बना था। लोगों ने देखा था किस सेवा भाव के साथ यहां पुलिसकर्मी कार्य कर रहे हैं। सामान्य दिनों में यूनिफॉर्म और पब्लिक के बीच में थोड़ा एक अंतर दिखाई देता है, लेकिन उस समय सेवा का एक नया भाव हमने 112 के माध्यम से जनता के सामने उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो दी गई सेवाएं थी उसके माध्यम से देखा था। लेकिन इसके साथ ही उन गली मोहल्लों में भी जहां आपके 4 व्हीलर नहीं जा सकते, पीआरबी 112 की 4 व्हीलर अंदर नहीं जा सकती, वहां पे 2 व्हीलर की सुविधा भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने के बाद ही
अब इस फ्लीट के दायरे को बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए, अगले 3 वर्ष का एक बड़ा कार्यक्रम शासन ने इसके लिए तय किया है, जिसमें 6,278 हम लोगों ने इस फ्लीट में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है, जिसमें इस वर्ष 1,778 4 व्हीलर और 2 व्हीलर हम लोग इस फ्लीट का हिस्सा बनाने वाले हैं। और आज उसी का पहले चरण का फ्लैग ऑफ का कार्यक्रम यहां पे संपन्न होने जा रहा है। हमें निरंतर समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अगर हम पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर ध्यान नहीं देंगे, उसकी आज की आवश्यकताओं को हम ध्यान में रख करके कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो पुलिस बल पिछड़ जाएगा। और पुलिस बल अगर पिछड़ेगा तो सबसे ज्यादा खतरनाक असर इसी का किसी पर पड़ेगा तो कानून के राज के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए इसकी सुरक्षा पर इसका खतरनाक असर पड़ेगा। और जनता का विश्वास जब एक बार व्यवस्था से हटेगी तो उसको बहाल करने में एक लंबे समय तक फिर से एक कवायद करनी पड़ती है। आज एक अवसर उत्तर प्रदेश पुलिस बल के सामने है कि स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने सूत्र दिए, उनका अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य करे। हमें किसके लिए स्टिक होना है और किसके लिए हमें सेंसिटिव होना है, यह तय करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें मॉडर्न होना है, लेकिन मॉडर्न होने के साथ हम ये न मान लें कि हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई है। हमें उतना ही मोबाइल भी उसके साथ होना पड़ेगा। हमें अलर्ट होना है, लेकिन अलर्ट होने के साथ साथ अकाउंटेबल भी हमें बनना ही पड़ेगा। रिलायबल भी है तो रिस्पॉन्सिबल भी हमें बनना पड़ेगा। टेक्नो सेवी भी बनना है तो हमें फिजिकली और मेंटली उतना ही ट्रेंड भी अपने बल को बनाने की दिशा में प्रयास करना ही होगा। और मुझे लगता है स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा आज की आवश्यकता है और देश की और दुनिया की सबसे बड़ी जो सिविल पुलिस है वह उत्तर प्रदेश पुलिस बल है। और उत्तर प्रदेश पुलिस बल इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ कर रहा है वह एक नया प्रयास है। और उस प्रयास के क्रम में जहां पीआरबी के इस फ्लीट को बढ़ाने की कार्रवाई को आज फ्लैग ऑफ की कार्रवाई के साथ हम जोड़ रहे हैं, वहीं कानपुर पुलिस एक एयर कंडीशन हेलमेट भी यहां पे लॉन्च किया है, जो ने सीएसआर में उपलब्ध हुआ है। आपने देखा होगा इस बार गर्मी के नए रिकॉर्ड टूटे हैं। और कैसे चुनाव के दौरान एक ही दिन में मैं देख रहा था, जब अंतिम चरण के चुनाव चल रहे थे उसके एक दिन पहले पुलिस बल और कर्मचारी जब इलेक्शन ड्यूटी के लिए प्रस्थान कर रहे थे, एक ही दिन में दर्जनों लोगों की मौत होना हम सबके लिए चिंता का विषय था। और उस समय टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज से हम जुड़ते हैं तो आज मुझे प्रसन्नता है कि जब भीषण गर्मी होती है, लू चल रहा होता है, तब ट्रैफिक पुलिस चौराहे पर खड़ी होकर के लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा प्रदान करती है। और उस बेहतर सुविधा के साथ उन्हें बहुत बार हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के जवान यातायात को सुव्यवस्थित करते करते वहीं पे बेहोश हो जाते थे, किसी के साथ कैजुअल्टी हो जाती है। यह एयर कंडीशन जो हेलमेट है, यह उसकी कुछ हद तक मदद करने में सहभागी बनेगा। कानपुर पुलिस का यह अभिनव प्रयास एक सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए यूपी पुलिस को और कानपुर कमिश्नरेट को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। इससे पहले पुलिस कमिश्नर कानपुर के ही नेतृत्व में जब गोरखपुर के एडीजी थे, उन्होंने एक प्रयास प्रारंभ किया था। हम लोगों ने भी उनसे कहा था कि पुलिस से इस बारे में कहा था
कि अक्सर होता है सेफ सिटी के बारे में। सेफ सिटी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने गृह मंत्रालय को भी और राज्यों को भी इस बारे में कहा था कि महिला सुरक्षा के बारे में हमें संवेदनशील बनना होगा और महिला सुरक्षा के बारे में जो चिंता माननीय उच्चतम न्यायालय की थी 2016 में, उनकी चिंताओं को ध्यान में रख करके सेफ सिटी के लिए यूपी पुलिस ने यह शुरुआत गोरखपुर से प्रारंभ की ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से, जिसमें शासन भी है, नगर निकाय भी हैं, विकास प्राधिकरण भी हैं और साथ साथ वे सभी पब्लिक का भी सपोर्ट, व्यापार मंडल का भी सहयोग, एक सामान्य नागरिक का भी इसमें सहयोग, जिसमें हर व्यक्ति अपने घर पे सीसीटीवी कैमरे को स्थापित करता है। और आज उसके परिणाम हम सबको राज्य के बड़े बड़े महानगरों में देखने को मिलता है। पहले तो घटना नहीं घटित होती, अगर घटना घटित होती है तो कुछ ही घंटों के अंदर अपराधी पुलिस की भेड़ चढ़ता है, पुलिस के हाथों में नजर आता है। ये चीजें दिखती हैं कि हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, लेकिन उतना ही हम लोगों ने अपने मैन पावर को भी ट्रेन करके रखा है, पब्लिक का सपोर्ट भी लिया है, जनता का भरपूर सहयोग इस सब कार्य के लिए मिलता है। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र ने भी इस दिशा में एक बेहतरीन प्रयास किया था और कर रही है लगातार। जनता जनार्दन की सेवा में वह जवाबदेह है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से PRB 112 के दायरे को बढ़ाने, उसके फ्लीट के दायरे को बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ, उसके प्रथम फेज के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस बल को मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर के, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को लेकर के जो मॉडल खड़ा किया गया है पिछले 7 वर्ष के अंदर, इसको और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार भारत को नशा मुक्त राष्ट्र बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है और मोदी सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम अप्रोच के साथ बेहतर समन्वय अपनाया है और साथ ही नशीले पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करते हुए नशे के समूल नाश को हमारी सरकार संकल्पित है। देशवासियों से यह अनुरोध करता हूं कि नशीले पदार्थों के खिलाफ सरकार की इस लड़ाई में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। बीते दिनों राम मंदिर को लेकर एक खबर फैलाई गई जिसमें कहा गया कि जहां रामलला विराजमान है वहां पहली बारिश में छत से पानी टपकने लगा है, लेकिन ये पूरी तरह से भ्रम है। छत से पानी टपकने के तथ्य सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि गर्भगृह जहां भगवान रामलला विराजमान है वहां एक भी बूंद पानी छत से नहीं टपका है और न ही कहीं से पानी गर्भगृह में प्रवेश हुआ। गर्भगृह में के आगे पूर्व दिशा के मंडप है और इसे गूढ़ मंडप कहा जाता है। वहां मंदिर के द्वितीय तल की छत का कार्य पूरा होने के बाद गुम्मट जुड़ेगा और साथ ही मंडप की छत बंद हो जाएगी। इस मंडप का क्षेत्र 35 फीट व्यास का है और जिसको अस्थायी रूप से प्रथम तल पर ही ढककर दर्शन कराए जा रहे हैं। द्वितीय तल पर पिलर निर्माण कार्य चल रहा है। रंग मंडप और गूढ़ मंडप के बीच दोनों तरफ ऊपरी तलों पर जाने की सीढ़ियां हैं और जिनकी छत भी द्वितीय तल छत के ऊपर जाकर ढकेंगे। वे कार्य की प्रगति पर हैं। सामान्यतः पत्थरों से बनने वाले मंदिर में बिजली के कटयुट और साथ ही जंशक बॉक्स का कार्य है। पत्थर की छत के ऊपर कंडक्ट को छत में छेद करके नीचे उतारा जाता है, जिसमें मंदिर के भूतल की छत की लाइटिंग होती है। ये कंडक्ट और जंक्शन बॉक्स के ऊपर फ्लोरिंग के दौरान वाटर टाइट करके सतह में छिपाई जाती है और साथ ही प्रथम तल पर बिजली, वाटर प्रूफिंग और फ्लोरिंग का कार्य प्रगति पर है। अतः सभी जंक्शन
बॉक्सेज में पानी घुस गया है और पानी कंड्यूक्ट के सहारे भूतल पर गिरा और ऊपर देखने पर यह लग रहा है कि छत से पानी टपक रहा है, जबकि पानी कंड्यूक्ट पाइप के सहारे भूतल पर निकल रहा है और अभी कार्य जारी है। इसलिए ऐसा हो रहा है कि जब कार्य पूरा हो जाएगा तो ये दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बेस्ट चैनल है श्री ब्रजमोहन सिंह।